हाँ जी, तो बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर स्टार्ट कर दिया है। और मैंने आपको बहुत तंग भी किया था। आराम आराम से धीरे धीरे आपको इसकी थ्योरेटिकल बातें बताई थी। बच्चे कह रहे हाँ सर, परेशान तो हम बहुत हुए थे। हैं? कोई बात नहीं, लेकिन ये सारी चीजें मस्त थी। अब हम धीरे धीरे प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ेंगे। जहां हमने लास्ट क्लास पे छोड़ा था हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आइए मेरे साथ साथ सभी बच्चे नोट करना शुरू करेंगे। मुझे बताइए, लास्ट क्लास में हमने कहां तक बातें डिस्कस की थी। हम जब लास्ट क्लास में अपनी क्लास वाइंड अप कर रहे थे तो हम आपको ये बता रहे थे कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग के अंदर हम आपको बता रहे थे कि हम लोग दो बातों पे डिस्कशन करते हैं। जो हमें डाटा चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, वो किस बेसिस पर ली जाए। जो हमारा फर्स्ट पार्ट था वो था एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट एंड बेनिफिट्स, जिसमें हमने आपको बताया था कि हमारे पास दो तरीके थे। पहला तो था हमारे पास कि हम अकाउंटिंग प्रॉफिट को ले लें। दूसरा हमारे पास तरीका था कि हम कैश फ्लो को लें। ये बात मैंने आपको बता दी थी कि हमारी फाइनेंस कहती है कि अकाउंटिंग प्रॉफिट में क्योंकि चेंजेस किए जा सकते हैं, ये कैश के ऊपर बेस्ड नहीं है, ये सब्जेक्टिविटी के ऊपर बेस्ड है, इसमें डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज के इफेक्ट हैं, इसीलिए ये कभी भी एग्जैक्ट नहीं है। तो हम इसे नहीं लेंगे, हम कैश फ्लो स्टेटमेंट को लेंगे। तो हम 2 मिनट इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। मैंने आपको 3 तरह के कैश फ्लो बताए थे, हम उसके ऊपर भी आगे चलेंगे। ठीक। हमारी बुक में आरपी रुस्तगी, जो मेरे पास बुक अवेलेबल है, बीकॉम ऑनर्स एडिशन, पेज नंबर 41। हालांकि इसको आपको देखने की जरूरत नहीं है, इसमें एक छोटी सी बात हमें समझाई गई है। अकाउंटिंग प्रॉफिट वर्सेस कैश फ्लो स्टेटमेंट, यहीं से आप देख लीजिए। वो हमें बता रहे हैं कि मान लीजिए ये एक छोटा सा पी एंड एल है जो डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट किया गया है। मान लीजिए आपने बिजनेस में 1 लाख रुपीज की सेल की और इसमें आपका खर्चा हुआ 60,000। डेप्रिसिएशन का खर्चा आया 15,000। टोटल हमारे एक्सपेंडिचर हो गए 75,000। 1 लाख में से जब हमने खर्चे माइनस किए तो हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो गया 25,000। इस पर गवर्नमेंट ने हमसे 40% का टैक्स रेट लिया, 10,000, और हमारे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बचा 15,000। तो हमारा अकाउंटिंग प्रॉफिट एग्जाम्पल में दिया हुआ है, हमारे पास 15,000 का प्रॉफिट आया। अब ये कितना सही है या कितना गलत है? कैपिटल बजटिंग ने कहा कि आपकी अकाउंटिंग जब पी एंड एल बनाती है तो हमें बताती है कि हमें 15,000 का प्रॉफिट हुआ। तो आपको लग रहा है कि मेरे पास 15,000 का एडिशन हो गया। अब कैश फ्लो की बात करते हैं। कैश फ्लो कहता है कि देखिए, कैश के बेसिस पर बात करें तो हमें यह देखना है कि हमारे पास कहां से कैश आया और कहां पर कैश गया। तो सेल से मान लेते हैं कैश आया, क्योंकि हम सेल्स करते हैं तो कैश आता है, ये कैश का इनफ्लो है। ठीक है सर। और हमने जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की उसमें हमने खर्चा किया 60,000, तो हमारा कैश चला गया। तो जब हम कैश फ्लो निकालेंगे तो हम इस पी एंड एल में से केवल वही आइटम लेंगे जिसमें कैश की मूवमेंट हो रही हो। तो 1 लाख में कैश आया था तो हमने 1 लाख लिया। 60,000 में कैश गया था, हमने 60,000 का कैश लिया। हम सभी जानते हैं कि डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस है। डेप्रिसिएशन में कभी कैश नहीं यूज होता। इसीलिए नीचे की स्टेटमेंट में हमने डेप्रिसिएशन को नहीं लिया। उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास
ये तो फिगर कैलकुलेट करके आई थी, ये कोई अलग से खर्चा नहीं था। फिर हमने 10,000 का टैक्स पे किया। टैक्स तो हमने एक्चुअली में पे किया होगा, ये कैश में पे हुआ होगा, तो ये भी माइनस करना है। तो ये कैश आया 1 लाख, यहां पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। ये कैश पे हुआ 60,000, रिफ्लेक्ट हो रहा है। और ये 10,000 का कैश पे हुआ था, ये रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो अगर मैं कैश के अकॉर्डिंगली अपना रिसिप्ट पेमेंट देखूं तो ये 1 लाख की रिसिप्ट है और 70,000 का मेरा आउटफ्लो है। तो मेरे पास कैश बचता है 30,000। नाउ अकाउंटिंग प्रॉफिट कह रहा था 50,000 है हमारा इंक्रीमेंट, जबकि कैश बता रहा है कि हमारे पास 30,000 का कैश में एडिशन हुआ है। एक तो इन दोनों फिगर में फर्क है। इसमें से अकाउंटिंग प्रॉफिट मैनिपुलेटेड हो सकता है, लेकिन ये कभी भी मैनिपुलेटेड नहीं हो सकता। इसका मतलब मुझे छोड़ करके आप किसी और पर्सन से कहिए कैश फ्लो स्टेटमेंट बना दो, वो ज्यादा से ज्यादा ना प्रेजेंटेशन को चेंज कर पाएगा, अमाउंट को चेंज नहीं कर पाएगा। वो कहेगा जी कैश तो 30 आता है। लेकिन अकाउंटिंग वालों को अगर मैं कहूंगा तो वो हो सकता है डेप्रिसिएशन का अमाउंट चेंज कर दें, कुछ चेंज कर दें, इसको चेंज कर सकते हैं। सेकंड थिंग, जो सबसे बड़ी बात फाइनेंस ने कही, फाइनेंस ने कहा कि बाजार में अगर आप कुछ बाय करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप प्रॉफिट किसी को दे नहीं सकते, आपको कैश देना होगा। तो कैश इज मोर रियलिस्टिक। तो इसीलिए हमने ये डिसाइड किया था कि हम अकाउंटिंग प्रॉफिट की बजाय कैश से काम किया करेंगे। लेकिन क्या हम जैसे बुक ने दोबारा बनाया, तो क्या हम उसे दोबारा बनाया करेंगे? क्या हम एक बार P&L जो हमें क्वेश्चन देगा उसके बाद हम कैश में एक P&L अलग बनाएंगे? आंसर इज नो। आपको सिर्फ क्या करना होगा, एक एडजस्टमेंट करनी होगी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में डेप्रिसिएशन ऐड कर दोगे तो आप डायरेक्टली अपना कैश फ्लो निकाल पाओगे। अब ये कहना तो सर बहुत सरल है, मैंने कहा बिल्कुल ठीक, कहना सरल है, लेकिन हम आपके साथ आज की क्लास में स्टार्ट करने जा रहे हैं और यही सारी बातें आपके साथ डिटेल में हम करेंगे। जब आपको कैश फ्लो समझ में आ जाएंगे तो फिर हम अगले चैप्टर पे पहुंच जाएंगे जहां पर हम टेक्निक्स लगाया करेंगे। ठीक है सर। तो सभी बच्चे मेरे साथ साथ लिखेंगे कैश फ्लोस। We need to calculate three kinds of cash flows. That is, तो मैं इसको ना डायग्रामेटिकली प्रेजेंट कर देता हूं, वो ज्यादा अच्छा लगेगा आपको। सबसे पहला इनिशियल कैश आउटफ्लो। पहला मैंने लिखा इनिशियल कैश आउटफ्लो। दूसरा सब्सिक्वेंट कैश इनफ्लोज। और थर्ड वन टर्मिनल कैश इनफ्लो। इस चैप्टर में हमने ये 3 कैश फ्लो कैलकुलेट करने सीखने हैं। बस इसके बाद फिर हम टेक्निक वाले चैप्टर में बाद में जाएंगे, पहले हम ये कैश फ्लो निकालना सीख लें। ठीक है सर, ये हमारा मेन पर्पस रहेगा कि मैं आपको ये 3 तरीके के कैश फ्लो सिखा सकूं। सबसे पहले हम बात करते हैं इनिशियल कैश आउटफ्लो क्या होता है। तो ये इनिशियल कैश आउटफ्लो होता है मींस इन्वेस्टमेंट इन कैश रिक्वायर्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट। सरल भाषा में समझाऊं तो ये कहना चाहता हूं कि आप जब किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करेंगे
तो उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने में आपको कितना कैश इन्वेस्ट करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड इनिशियल कैश आउटफ्लो। क्योंकि आपको मैंने जैसे लास्ट क्लास में एग्जांपल दिया, मान लीजिए एक पर्सन है और वो ये सोच रहा है कि मैं कैब ऑपरेटर बन जाता हूं, टैक्सी ऑपरेटर बन जाता हूं, तो हमने कहा कि आपको जो पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा दैट इज कॉल्ड इनिशियल कैश आउटफ्लो। एक जनरल लेमैन बोलेगा कि तुम्हें क्या पैसे चाहिए, एक कार का प्राइस तुम्हें लगाना पड़ेगा, कार तुम्हारी 6 लाख रुपए की है तो वो कहेगा जी 6 लाख रुपए से तुम्हारा काम चल जाएगा। लेकिन समझदार इंसान कहेगा कि 6 लाख से काम नहीं चलेगा, और भी पैसे चाहिए। तो वही आपके साथ बात करूंगा, सिंपल लैंग्वेज में बात करता हूं। आपने वो मूवी देखी है, आमिर खान की एक बहुत फेमस मूवी आई थी सरफरोश। अब पता नहीं आपने देखी नहीं देखी। जिन बच्चों ने देखी हो तो उस मूवी में ना वो एक एग्जाम्पल कहता था, जो विलन बना था, कि भाई बंदूक तो खरीद ली लेकिन बिना गोलियों के तो ये बेकार है ना। तो यानी कि बंदूक खरीद ली तो तुम्हें गोलियां भी खरीदनी पड़ेंगी और भी खर्चा करना पड़ता है। इसीलिए इनिशियल कैश आउटफ्लो आसान बात नहीं है, समझना पड़ेगा। टैक्सी वाला कह रहा है कि देखो भाई साहब, मान लीजिए मैंने एक टैक्सी पसंद कर ली, जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया था मारुति की डिजायर। कहता है जी डिजायर मान लीजिए 6 लाख रुपए की आ गई। अब मुझे एग्जैक्ट प्राइस नहीं पता, मैंने ऐसे रैंडमली लिया, इसलिए उस बात के ऊपर चर्चा नहीं करना, सिंपल सी बात। कहते हैं जी 6 लाख की व्यवस्था करनी पड़ेगी एक तो डिजायर कार खरीदने के लिए। दूसरी बात, वो आपसे ये भी कहेगा कि देखो मुझे कमर्शियल लाइसेंस बनवाना पड़ेगा, अगर इस काम के लिए मुझे लेट अस सपोज 50,000 खर्च करने पड़ेंगे तो वो भी जोड़ लो। फिर वो कहता है जी मैं गाड़ी के अंदर सीएनजी की किट लगवाऊंगा तो उसको भी जोड़ लो, मैं गाड़ी में एसेसरी लगवाऊंगा तो उसको भी जोड़ लो। फिर वो कहता है कि देखो मैं टैक्सी में पेट्रोल या सीएनजी भरवाऊंगा, उसके बाद कस्टमर को लेके जाऊंगा, कस्टमर पैसा कंपनी को देगा, वो पैसा मुझे 1 महीने के बाद मिलेगा। तो 1 महीने तक मुझे कार के अंदर पेट्रोल, डीजल, सीएनजी अपनी पॉकेट से डालना पड़ेगा। तो बहुत सारे खर्चे होते हैं जिनको ऐड करने के बाद हमारा इनिशियल कैश आउटफ्लो बनता है। तो आइए इनिशियल कैश आउटफ्लो में क्या क्या आता है। सबसे पहले आउटफ्लो का मतलब है नेगेटिव कैश को मैं जोड़ रहा हूं, जो कैश जा रहा है। तो सबसे पहले कैश जाएगा कॉस्ट ऑफ मशीन या एसेट। जो भी क्वेश्चन कहे कि हमारे मशीन की कॉस्ट ये थी वो लेना, प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस। नॉर्मली हम जो भी मशीनरी खरीदते हैं ना तो उस मशीनरी को इंस्टॉल करना पड़ता है। मैंने जो टैक्सी का एग्जांपल लिया, तो टैक्सी खरीद लोगे तो टैक्सी के साथ साथ उसकी रजिस्ट्रेशन के चार्जेस देने पड़ते हैं, रोड टैक्स देना पड़ता है, कमर्शियली चलाने के लिए कमर्शियल टैक्स देना पड़ता है, कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना पड़ता है। तो बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो जो भी आपने नई मशीन खरीदनी है उसको चलाने के लिए अगर कोई खर्चा करना है दैट इज कॉल्ड इनिशियल या इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस, प्लस एडिशनल ऑब्लिग वर्किंग कैपिटल। जैसे कार के लिए पेट्रोल, बंदूक के लिए गोलियां, ऐसे ही मशीनरी के लिए रॉ मटेरियल चाहिए। अगर आप सोचते हैं कि आप एक मशीन लगाएंगे, कुछ प्रोडक्ट बनाएंगे, तो उस प्रोडक्ट के रॉ मटेरियल में इन्वेस्टमेंट करनी होगी। लोग आपसे सामान ले जाएंगे उधार पे, तो डेटर्स में इन्वेस्टमेंट करनी होगी। तो बहुत सारी इन्वेस्टमेंट और भी लगेगी, वर्किंग कैपिटल की इन्वेस्टमेंट लगेगी। इसके साथ साथ अगर मान लीजिए आपके पास पहले ऑटो था और वो सोच रहा है ऑटो वाला कि मैं अपना ऑटो सेल करके टैक्सी लूंगा, तो फिर उसे कुछ पैसे कम चाहिए। तो हमारे पास ना कई बार ये क्वेश्चन आएगा कि हमारे पास पहले से एक मशीन है, हम उसे बेच के नई मशीन लेना चाहते हैं। तो अगर ऐसा आएगा तो इसका मतलब मैं पुरानी मशीन को सेल भी कर रहा हूं। तो पुरानी मशीन को सेल करने से जो मुझे उसकी स्क्रैप वैल्यू मिलेगी, मेरी इन्वेस्टमेंट उतने से कम हो जाएगी, माइनस
स्क्रैप वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग ऑब्लिग ओल्ड एसेट। फिर किसी किसी क्वेश्चन में ये दिया होगा कि जो पुरानी मशीन आपने बेची है वो बुक्स में थी 1 लाख की, बुक्स में थी 1 लाख की, लेकिन आपने सेल कर दी 1,20,000 की, तो आपको 20,000 का प्रॉफिट हो गया। अगर आपको प्रॉफिट हुआ तो आपको उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा, तो टैक्स देना पड़ेगा तो वो आपका और खर्चा लग जाएगा। तो हम यहां लिखते हैं प्लस टैक्स ऑन गेन ऑफ या गेन ऑन सेल ऑफ ओल्ड एसेट माइनस, कभी उल्टा भी हो सकता है, 1 लाख की मशीन थी, 80,000 में सेल हो गई, तो सर हमें 20,000 का नुकसान हो गया। अगर 20,000 का नुकसान हो गया तो फिर गवर्नमेंट से हम अपनी जो इनकम टैक्स की लायबिलिटी है वो कम करवा लेंगे। तो इसका मतलब मुझे टैक्स कम देना पड़ेगा या मेरे पास टैक्स के पैसे बच जाएंगे, तो वो मैं माइनस करूंगा। टैक्स ऑन लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। कभी कभी बच्चे को इस बात को लेके कंफ्यूजन हो जाएगी कि प्रॉफिट होने पे टैक्स जोड़ना है या माइनस करना है। तो बड़ी सिंपल सी बात है, अगर प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट पे टैक्स लगेगा, आपको कैश देना पड़ेगा। तो गेन के टैक्स को इस चैप्टर में आउटफ्लो मान के चलना है। आप नोट लिख लीजिए, टैक्स ऑन द प्रॉफिट इज आउटफ्लो ऑफ कैश, और सर टैक्स ऑन लॉस वो आपके कैश को सेव करेगा, वो इनफ्लो मान के चलना है। तो इस चैप्टर में जहां भी आपको कोई दिक्कत आए आप इस तरीके से उसको लेके चलोगे। फिर भी जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे तो ये बातें हमारे माइंड में सर सेट नहीं होंगी। तो मैंने कहा चलिए हम आपको क्वेश्चन दिखाते हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस के साथ हम अपनी स्टार्टिंग करते हैं। आइए इलस्ट्रेशन नंबर 3 एग्जाम्पल नंबर 3.1, ये पेज नंबर 42 है, बीकॉम ऑनर्स का ये एडिशन है मेरे हाथ में। यहां लिखा है द कॉस्ट ऑफ अ प्लांट इज 5 लाख। इसका मतलब जो हम प्लांट खरीद रहे हैं वो 5 लाख का है। इट हैज एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ 5 years, जो कि 5 साल तक चल सकती है। आफ्टर विच इट वुड बी डिस्पोज्ड ऑफ स्क्रैप नील वैल्यू। 5 सालों के बाद मशीन बेकार हो जाएगी और उसको बेच के आप मान लीजिए कुछ मिलने नहीं वाला। Profit before depreciation, interest and tax is estimated to be 1,75,000. Find out yearly cash flow from the plant given tax rate is 30%. सॉरी, अभी मैंने आपके साथ स्टार्ट किया है इनिशियल कैश आउटफ्लो। इनिशियल कैश आउटफ्लो के लिए मुझे क्या चाहिए कि प्लांट खरीदने में मेरी क्या इन्वेस्टमेंट लगेगी। एक तो लगेगी कॉस्ट ऑफ द प्लांट, वो 5 लाख दी हुई है। दूसरी लगेगी इंस्टॉलेशन चार्जेस। एग्जाम्पल कह रहे बच्चों ने अभी पढ़ना शुरू किया है, दिक्कत क्या है, मत दो। मैं कह रहा हूं तुम नहीं दोगे तभी बच्चे को आदत पड़ जाती है कि इंस्टॉलेशन तो होता नहीं है, भूल जाता है। वर्किंग कैपिटल चाहिए, कह रहा है मत दो। मैंने कहा दो, हम तो बच्चों को सिखा रहे हैं वर्किंग कैपिटल दो। ये भी दो, तुम्हारे पास पुरानी मशीन थी, ये भी दो, पुरानी मशीन की बुक वैल्यू कितनी थी, कितने में सेल हुआ, उसका प्रॉफिट लॉस दो, तब तो समझाने का फायदा है। यहां तो देख के ही पता चल गया कि मेरी इनिशियल कैश आउटफ्लो सिर्फ और सिर्फ 5 लाख है। सर इसमें तो कोई मजा ही नहीं आया, ये भी कोई क्वेश्चन हुआ भला। मैंने कहा चलो 3.2 के पास चलते हैं, शायद वो हमारी कुछ मदद करे। हमने 3.2 से पूछा आप बताइए आपको क्या जानना है। उन्होंने कहा ABC लिमिटेड इज इवेल्युएटिंग कैपिटल बजटिंग प्रपोजल फॉर विच फिगर्स आर एज फॉलोज। कॉस्ट ऑफ द प्लांट 11 लाख, इंस्टॉलेशन 3400। मैं खुश हो गया, चलो एक चीज तो दी, इंस्टॉलेशन तो दी। इकोनॉमिक लाइफ 7 years, स्क्रैप वैल्यू 30,000, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स 2 लाख, टैक्स रेट 50%। ओहो, बट मेरी खुशी ज्यादा दूर तक नहीं गई। बताओ क्यों? क्योंकि सर इसमें इंस्टॉलेशन तो दी
लेकिन कोई वर्किंग कैपिटल नहीं दी, कोई पुराने एसेट को चेंज करने की बात नहीं दी, तो बहुत सिंपल हो गया, 11 लाख में 3400 ऐड कर दूंगा। तो सर इसमें भी हमें कोई मजा नहीं आया, ये तो कोई बात नहीं है ऑथर की। लो एग्जाम्पल 3.1, इनिशियल कैश आउटफ्लो 5 लाख। एग्जाम्पल नंबर 3.2, इनिशियल कैश आउटफ्लो 11 लाख प्लस इंस्टॉलेशन 3400। स्क्रैप वैल्यू का अभी मुझे कुछ भी नहीं करना होता, जो स्क्रैप वैल्यू मैं इनिशियल कैश आउटफ्लो में लेता हूं वो पुरानी मशीन की सेल वैल्यू होती है। मतलब अगर पहले ऑटो चला रहे थे और ऑटो वाला टैक्सी लेना चाहता है, तो स्क्रैप वैल्यू किसकी? एग्जिस्टिंग मशीन की, ऑटो की। समझे? कार की स्क्रैप वैल्यू का काम तो तब है जब फ्यूचर में कार सेल होगी। तो अभी ये हो गया 11,03,400। चलिए, अब हमें बुक से कोई एग्जाम्पल नहीं मिल रहा तो हम अपनी तरफ से एक एग्जाम्पल बना देते हैं आपके लिए। लिखिए जी, कैलकुलेट इनिशियल कैश आउटफ्लो फ्रॉम द फॉलोइंग। मैं आपको कुछ जानकारी दे रहा हूं और आपको इनिशियल कैश आउटफ्लो बताना है। ठीक है सर, सबसे पहले लिखें परचेज प्राइस ऑफ अ मशीन 10 लाख। फिर लिखें इंस्टॉलेशन चार्जेस 2 लाख, वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड। मैं समझता हूं कि बच्चे वर्किंग कैपिटल का मतलब समझ गए हैं। मैंने बताया था अगर आप आज व्हीकल खरीद रहे हो तो व्हीकल के अंदर पेट्रोल भी तो डालना पड़ेगा। आज आप एक मशीन खरीद रहे हो तो मशीन के लिए रॉ मटेरियल खरीद के लाना पड़ेगा। जो प्रोडक्ट बनेगा उसे दुकान में डिस्प्ले करने में पैसे लगेंगे, उसे बेचोगे, सामने वाला उधार लेके जाएगा, उधार में पैसे फंसेंगे। तो भाई बिना वर्किंग कैपिटल के हमारे फिक्स्ड एसेट्स बेकार होते हैं। ठीक है सर। नाउ स्क्रैप वैल्यू ऑफ मशीन आफ्टर 5 years 5 लाख। 5 सालों के बाद ये मशीन जब हम यूज नहीं करेंगे तो 5 लाख की बिक जाएगी। नाउ बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड मशीन। जब मैंने लिखा बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड मशीन, इसका मतलब हमारे पास पहले से एक मशीन है जिसे हम बेचेंगे। नॉर्मली लोग जब घर में एसी लगाते हैं तो वो जब नया एसी खरीद के लाते हैं तो दुकानदार से बोलते हैं कि भाई पुराना वाला एसी ले लो और बताओ इसके कितने पैसे माइनस करोगे। तो इसका मतलब आपके पास पहले से मशीन थी जो कि आपने दी दुकानदार को या उसको बेचा, नई मशीन लेते हुए पुरानी मशीन को बेचा। कार में भी ऐसा करते हैं कि नहीं करते? हम जाते हैं शॉपकीपर के पास, बोलते हैं देखो हमारी पुरानी कार है, इसके बताओ कितने पैसे बनते हैं, वो हमें दे दो या हमारे प्राइस में माइनस कर दो। तो बुक वैल्यू का मतलब है कि आपकी बुक्स में वो कितने की थी। सर मान लेते हैं हमारी बुक्स में वो मशीन थी 4 लाख की और हमने उसे सेल किया, सेल ऑफ ओल्ड मशीन, हमने उसे सेल किया 5 लाख में। और हमें कैलकुलेट करना है इनिशियल कैश आउटफ्लो, टैक्स रेट एट द रेट ऑफ 40%। चलिए, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इनिशियल कितना कैश लगेगा मशीन खरीदने में? तो लिखेंगे सॉल्यूशन, कैलकुलेशन
ऑफ इनिशियल कैश आउटफ्लो, कैलकुलेशन ऑफ इनिशियल कैश आउटफ्लो परचेज प्राइस। मशीन खरीदने के लिए ये पैसे हमें देने होंगे 10 लाख। अगर कभी क्वेश्चन कह दे कि 75% पैसे अभी देने हैं, 25% पैसे बाद में देने हैं, तो मैं 75% लूंगा। मतलब जितना मुझे स्टार्टिंग में पैसा देना है वो ढूंढ रहा हूं। तो अगर क्वेश्चन ये कह दे कि हमें सारे पैसे एक साथ नहीं देने, तो फिर हम जितने देने हैं उतने लेंगे। जब क्वेश्चन साइलेंट होगा तो इसका मतलब यह है कि सारे पैसे आपको अभी देने हैं। इंस्टॉलेशन वाला भी आपसे पैसे लेगा, तो वो भी जोड़ दो। रियल लाइफ में तो मशीन को लाने का फ्रेट भी लगता है। अभी हमने मान लिया कि फ्रेट सब उसने इंस्टॉलेशन में जोड़ दिया, लेकिन अलग से दिया होता तो क्या करते, उसको भी ऐड कर लेते सर। अच्छा, वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड, तो ठीक है जी, वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड को भी जोड़ दो। $2,50,000। स्क्रैप वैल्यू ऑफ मशीन आफ्टर 5 years, तो ये बताओ ये स्क्रैप वैल्यू किसकी है? जो मशीन आपने आज खरीदी है उसकी है, या जो मशीन आप पुराने वाली बेचोगे उसकी है? सर ये तो लग रहा है कि 5 सालों के बाद है, तो ये नई मशीन की है, इसलिए ये अभी मेरे यहां पर काम की नहीं है, कहीं और जगह काम की होगी। बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड मशीन, किताबों में वो मशीन कितने की थी उसका अभी इससे कोई संबंध नहीं है। सेल ऑफ ओल्ड मशीन, ये मेरे काम की है। इसका मतलब ये पैसे मुझे चाहिए, लेकिन मैंने पुरानी मशीन अगर 5 लाख की सेल कर दी तो इतना पैसा तो मेरे को मिल गया, तो ये मेरे लिए रिलैक्सेशन की बात हो गई। तो माइनस सेल प्राइस ऑब्लिक स्क्रैप ऑफ ओल्ड मशीन, ये माइनस करना है, इसलिए मैंने यहां ब्रैकेट लगा दिया ताकि आपसे गलती ना हो। अब यहां देखिए कि 4 लाख की मशीन आपने 5 लाख में सेल की, 1 लाख का प्रॉफिट हो गया। क्या उस 1 लाख के ऊपर टैक्स लगेगा? हां सर लगेगा 40%। तो बताओ वो आउटफ्लो हो गया या इनफ्लो हो गया? आउटफ्लो हो गया। प्रॉफिट के ऊपर टैक्स लगा है तो मुझे टैक्स सरकार को देना पड़ेगा, तो ये मेरे लिए आउटफ्लो हो गया। तो यहां लिखूंगा टैक्स ऑन गेन ऑन सेल ऑफ ओल्ड मशीन। तो सर हमें गेन हुआ था 1 लाख का, उसके ऊपर हमें टैक्स देना पड़ा होगा 40%, तो ये 40,000 मेरे पास ये हो गया। यानी गेन पर टैक्स मैं हमेशा क्या मान के चलूंगा? आउटफ्लो। ये आउटफ्लो, ये आउटफ्लो, ये आउटफ्लो, ये भी आउटफ्लो, तो ये सारे के सारे प्लस होंगे और ये माइनस होगा। ठीक है सर। 10 लाख, 12 लाख, 14 लाख, 14 लाख 50,000, 14 लाख 90,000 माइनस 5 लाख, तो इसका मतलब मेरा इनिशियल कैश आउटफ्लो हो गया 9,90,000। सिंपल। चलिए जी, हमने ये पहली बात सीख ली, और ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जब आप कैपिटल बजटिंग के क्वेश्चन किया करोगे तो यहां पर आपको ज्यादा दिक्कत नहीं रहा करेगी। ये सिंपल पार्ट होता है। अभी आप पहली बार पढ़ रहे हो, शायद इवेल्युएट नहीं कर पाओगे, तो मैं ये कह रहा हूं कि ये पार्ट आपके लिए बहुत इजी होता है। इस पार्ट में स्टूडेंट कोई गलती नहीं करता। आइए जी, अब इसकी बात करते हैं। अब हाथ में बंदूक थमा दी। सरफरोश मूवी में वो कहता है वीरन, भाई बंदूक आ गई। अब बंदूक आ गई तो गोली दो। सर गोली भी आ गई। अब गोली आ गई तो तुम लोगों को मारोगे। मशीन अगर आपने एक बार ली है तो अब आप प्रोडक्शन करोगे, है ना? जब प्रोडक्शन करोगे तो फिर प्रोडक्शन से आपको रेवेन्यू मिलेगा।
अब ये बताओ कि रेवेन्यू एक बार मिलेगा या बार बार मिलेगा? अब बच्चे कह रहे हैं सर ये तो आप मुर्गी खरीद के लाए हो। इनिशियल इन्वेस्टमेंट मतलब आपने इन्वेस्टमेंट की, अब आपके पास एक मशीनरी आ गई। सिंपल लैंग्वेज में मैंने कहा मुर्गी लेके आए हो, तो मुर्गी लेके आए हो तो अब अंडे मिलेंगे, अंडे मिलेंगे मतलब अब आप कमाई करोगे। सर पता नहीं कौन कौन से एग्जाम्पल देते रहते हो, ये भी कोई बात है? अच्छा सॉरी जी, इनिशियल को हम ना जीरो पीरियड से डिफाइन करते हैं। तो आज मैंने एक मशीन लगाई, ठीक है, तो मशीन मैंने लगाई, 1 साल खत्म हो गया, 2 साल खत्म हो गया, 3 साल खत्म हो गया, 4 साल खत्म हो गया। तो जब मशीन लगाऊंगा तो 1 साल खत्म हो गया, मशीन थोड़ी ना खत्म होगी, मशीन तो नेक्स्ट ईयर भी यूज होगी, सेकेंड ईयर यूज होगी, थर्ड ईयर यूज होगी, फोर्थ ईयर यूज होगी, जब तक उसकी लाइफ है तब तक यूज होगी। और जब तक वो मशीन यूज होगी तब तक मुझे उससे सेल मिलेगी, और सेल करने के लिए मैं कुछ खर्चे करूंगा, सेल में से खर्चे माइनस करूंगा, है ना? तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे सब्सीक्वेंट कैश इनफ्लोज। तो सब्सीक्वेंट कैश इनफ्लोज के लिए हम सबसे पहले लेंगे सेल्स रेवेन्यू। सेल्स रेवेन्यू में से हम अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सामान को तैयार करने में क्या खर्चे हुए वो घटा देंगे। कैपिटल बजटिंग के अंदर आपको एग्जामिनर ज्यादा तंग नहीं करता, वो सीधा सीधा बता देगा देखो इतना सेल्स रेवेन्यू, इतना मेरे प्रोडक्शन के खर्चे हो जाते हैं। वो एक एक आइटम का नाम नहीं बताएगा, क्योंकि उसने आपसे ना टेक्निक पे काम करवाना है, P&L बनवाने की उसकी इच्छा नहीं है। तो ये जब मैं करूंगा तो इसका नाम हो जाएगा प्रॉफिट बिफोर डेप्रीसिएशन। जब मैंने लिखा प्रॉफिट बिफोर डेप्रीसिएशन तो यहां आपको समझ में आना चाहिए, यहां आपको यह समझ में आना चाहिए कि मैंने इसमें डेप्रीसिएशन नहीं घटाया, तभी तो प्रॉफिट बिफोर डेप्रीसिएशन है। फिर इसमें से घटाऊंगा डेप्रीसिएशन, फिर मेरे पास आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जिसे हम बोलते हैं पीबीटी। इसके बाद मैं माइनस करूंगा टैक्स, ये आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। हो सकता है कि क्वेश्चन आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे दे, लेकिन हो अगर वो नहीं दे तो फिर हम इस तरीके से पहले प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालेंगे। फिर मैंने आपसे कहा था प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में कैश फ्लो तक जाने के लिए तरीका यह है कि उसमें आप डेप्रिसिएशन को जोड़ दो। अब क्या करना है आपने, अब आपने इसके अंदर ऐड कर लेना है, बोलो क्या? ऐड बैक डेप्रिसिएशन, यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में आपने डेप्रिसिएशन को ऐड बैक कर लेना है। जब आप इसे ऐड कर लोगे तो जो फिगर आएगी उसी को हम बोलते हैं कैश इनफ्लोज। और अभी अभी मैंने आपको बताया कि ये कैश इनफ्लो मुझे हर साल मिलेंगे, तो ये ना एनुअल होते हैं। ये क्या होते हैं? एनुअल होते हैं, हर साल मिलते हैं। कितने सालों तक मिलते हैं? जितनी आपके एसेट की लाइफ होती है। अगर मान लीजिए हमने ये जो क्वेश्चन सॉल्व किया था, इसमें हमने कहा था कि एसेट की लाइफ 5 इयर्स है, डायरेक्टली तो नहीं कहा था, लेकिन स्क्रैप वैल्यू आफ्टर 5 इयर्स दिया हुआ था। तो इसका मतलब है मशीन 5 साल तक चलेगी। तो फिर ये वाले कितनी बार ये कैश फ्लो आएंगे मेरे पास? 5 सालों तक आएंगे। It is always assumed that कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, इसको हम ना CFAT शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे, ये जो एनुअल कैश फ्लो मिल रहे हैं ना आफ्टर टैक्स, मींस कैश फ्लो
आफ्टर टैक्स आर रिसीव्ड एट द एंड ऑफ द ईयर। ये आपको हमेशा जब भी क्वेश्चन करोगे एक बात दिमाग में बैठा के चलनी होगी कि पैसा तो साल के शुरू होने में लगाया, जबकि सेल आपने रोजाना की होगी। आपके माइंड में आएगा सर ये वाला पैसा तो मैंने रोज कमाया, लेकिन हम ये मान के चलेंगे कि जितना भी कैश फ्लो बना, जितना भी प्रॉफिट बना, वो साल के एंड में मिला। वो डेली बेसिस पर नहीं माना जाता, एंड में माना जाता है। पहले साल का इनफ्लो पहले साल के एंड में मिला, दूसरे साल का इनफ्लो दूसरे साल के एंड में मिला, तीसरे साल का इनफ्लो तीसरे साल के एंड में मिला। ठीक, जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन हमेशा सेल्स रेवेन्यू से शुरू करे, क्योंकि क्वेश्चन कहेगा फिर बहुत लंबी बात हो जाती है। कई बार ना क्वेश्चन यहां से शुरू करेगा, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन, तो आप अपनी स्टेटमेंट भी यहीं से शुरू करोगे। प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन माइनस डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, एड बैक डेप्रिसिएशन, कैश इनफ्लो। कई बार क्वेश्चन सीधा यहां से शुरू करेगा। ठीक है सर। अब सब्सिक्वेंट कैश फ्लो निकालने का यह तरीका हो गया। क्या सर और भी कोई तरीका हो सकता है? यस, और भी तरीके इसके हो सकते हैं। ठीक है, क्या तरीका हो सकता है? आपको मालूम था प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन। अगर आप किसी क्वेश्चन में प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन को सीधा 1 माइनस टी कर दोगे, करके आपको दिखाएंगे, और फिर उसमें डेप्रिसिएशन इनटू टैक्स रेट प्लस कर दोगे, तो भी ये कैश फ्लो आ जाएगा। ये एक और प्रेजेंटेशन का तरीका है, ये चलता नहीं है, कभी कभी किताब में दिया आता है तो बच्चा घबरा जाता है। हम चर्चा करेंगे। आइए अब हम इसके ऊपर चर्चा करते हैं। सब्सिक्वेंट कैश इनफ्लोज, जब तक मशीन के अंदर लाइफ है तब तक ये हर साल मुझे मिलेगा। आइए इसकी बैक साइड पे लिख लेते हैं, या पहले चलिए हम क्वेश्चन करते हैं, फिर बाद में नोट करेंगे। पहले बच्चा इतनी बात तो हमारे से सीख ले। वापिस आ गए जी। एक क्वेश्चन में मुझे 3 कैश फ्लो ढूंढने हैं। बोलो कौन कौन से? सर नंबर 1 इनिशियल, वो तो हमने ढूंढ लिया। नंबर 2 एनुअल कैश फ्लोज ढूंढने हैं, जिसे हम बोलते हैं CFAT, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। आओ ढूंढे। वापिस मैं एग्जाम्पल नंबर 3.1 के पास आया, बड़ी उम्मीद लेकर के आया कि अब की बार ये मुझे निराश नहीं करेगा, कम से कम सब्सिक्वेंट कैश फ्लो सिखाने में मेरी मदद करेगा। चलो जी। द कॉस्ट ऑफ अ प्लांट इज 5 लाख। इसका मतलब इनिशियल कैश आउटफ्लो बस यहीं पर था, खत्म हो गया। इट हैज एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ 5 ईयर्स। इसका मतलब 5 सालों तक ये आपको एनुअल कैश फ्लोज देगा और ईयर एंड में देगा। वो ढूंढ रहा हूं मैं। इट हैज एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ 5 ईयर्स आफ्टर विच इट वुड बी डिस्पोज्ड ऑफ, स्क्रैप वैल्यू नील। 5 साल के बाद ये मशीन हमें कुछ भी नहीं दे पाएगी। प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट टैक्सेस इज एस्टिमेटेड टू बी 1,75,000 पर एनम। बताइए क्या क्वेश्चन सेल से शुरू कर रहा है? नहीं सर, वो शुरू कर रहा है प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन से। बाकी की बातें तो उसने बेकार में लिख दी। इसका मतलब उसने मुझे बताया प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन 1,75,000, फाइंड आउट ईयरली कैश फ्लो फ्रॉम द प्लांट गिवन टैक्स रेट 30%। आइए जी, चलो कुछ तो मदद की। आराम से, मुझे कोई जल्दी नहीं है और आपको भी कोई जल्दी नहीं करनी चाहिए। मुझे क्वेश्चन ने बताया कि मशीन 5 इयर्स तक चलेगी, तो फिर बच्चा ये भी तो कहेगा ना कि सर आपको 5 सालों तक ये कैश फ्लो मिलेंगे। तो मैंने इसलिए 5 इयर्स बना दिए। सर क्वेश्चन हो सकता था सेल से शुरू करता, तो मैं माइनस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कर देता, मेरी थोड़ी सी मेहनत ही तो बढ़ जाती। वो ये 2 फिगर देता तो मैं लिख लेता,
और फिर मैं कैलकुलेट कर लेता प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन, कैलकुलेट कर लेता। लेकिन उसने क्योंकि ये दोनों चीजें नहीं दी, तो उसकी जगह उसने मुझे प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन दिया 1,75,000 पर एनम। इसका मतलब ये हुआ कि ये 1,75,000 मुझे हर साल मिलेगा। अब सर हर साल मिलेगा तो फिर 5 सालों तक ही क्यों मिलेगा? क्योंकि मशीन की लाइफ 5 साल है। 5 साल के बाद मशीन चलेगी नहीं तो मिलेगा कहां से? ठीक है सर। अब बताइए इसमें से मुझे क्या करना है। याद कीजिए सर, इसमें से सबसे पहले तो डेप्रिसिएशन को माइनस करो। नाउ नोट, नोट, if depreciation method is not given in the question, then always use straight line method। और स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन होता है कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ। कॉस्ट के अंदर एक तो हमारी ओरिजिनल कॉस्ट आती है और एक हमारी इंस्टॉलेशन आती है। इसके अंदर हमारे वो वर्किंग कैपिटल वाला पार्ट नहीं आता, ये बात आप याद रखेंगे। चलिए, इस क्वेश्चन में हमने मशीन खरीदी थी 5 लाख की, कोई और हमारे पास इंस्टॉलेशन का खर्चा था नहीं। स्क्रैप वैल्यू बुक ने कहा था 5 इयर्स के बाद नील होगी। तो क्या आप मुझे डेप्रिसिएशन बता सकते हैं कितना होगा? वेरी सिंपल सर जी, 1 लाख। तो मेरा पर एनम डेप्रिसिएशन हो गया 1 लाख। तो डेप्रिसिएशन 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख। ठीक है सर। प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन में से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो हमारा बच जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, PAT 75,000। 75,000। क्या मैं कह सकता हूं कि मुझे कैश फ्लो मिल गया? नहीं सर, ये तो अकाउंटिंग प्रॉफिट है। तो फिर कैश फ्लो कैसे आता है? सर कैश फ्लो लाने का तरीका होता है कि इसमें फिर आप डेप्रिसिएशन को वापस जोड़ दो, क्योंकि यही वो चीज है जो मेरे कैश फ्लो में नहीं आनी चाहिए थी। ये नॉन कैश खर्चा है तो इसको जोड़ दो। तो 1 लाख, अरे ये मैंने क्या किया, आई एम वेरी वेरी सॉरी, ये तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया है अभी। ओ सॉरी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब इसमें से पहले तो टैक्स माइनस करो। क्वेश्चन में टैक्स था 30%, आई एम वेरी वेरी सॉरी, टैक्स तो अभी मैंने काटा ही नहीं था। 75,000 का 30% 22,500। ये माइनस कीजिए। अब आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 52,500। 52,500। अच्छा, ये तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया। अब इसमें आप डेप्रिसिएशन जोड़ेंगे 1 लाख। अब मेरे पास बनेगा कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। बताइए फर्स्ट ईयर कितना? 152,500। सेकेंड ईयर
थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, सब ईयर में मेरे पास सेम बना। बोलिए, क्या ये बात आपको समझ में आई? हाँ सर समझ में आई। तो ऐसा है, समझ में आई, ये सारे के सारे सेम थे। ठीक है, तो इसके लिए हम अपने पास कुछ नोट करना शुरू कर देते हैं। सब्सीक्वेंट कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, ये जो आप निकाल रहे हैं ना सब्सीक्वेंट कैश फ्लो, इसे हम CFAT बुला रहे हैं। ये CFAT हमारे पास दो तरीके के होते हैं। पहला, नॉन एन्यूटी, जहां पर मैं नोट कर रहा था ना उसी के कंटिन्यूएशन में अब मैं आपको समझा रहा हूं। नॉन एन्यूटी या फिर एन्यूटी। अब सर ये नॉन एन्यूटी या एन्यूटी क्या होता है, समझिए। इफ CFAT at the end of every year are different, then they are known as non annuity। मुझे बताइए, साल के एंड में जो CFAT मिले, क्या वो अलग अलग थे या सेम थे? सर ये तो सेम थे। इसका मतलब नॉन एन्यूटी नहीं थे, क्योंकि नॉन एन्यूटी कब होता है? जब ये डिफरेंट हो। अगर ये सेम होंगे तो क्या होंगे? एन्यूटी होंगे। अच्छा, जब आपके CFAT नॉन एन्यूटी हो तो आपने ऐसे ईयर वाइज कैलकुलेशन करनी है, जैसे मैंने की। अच्छा, सेकंड हो गया एन्यूटी। इफ CFAT at the end of every year are same, then they are known as एन्यूटी। अगर वो इक्वल हैं, हर साल इक्वल हैं, तो उन्हें एन्यूटी बुलाएंगे। तो जब भी क्वेश्चन कहेगा कि मेरे CFAT इक्वल हैं, तो फिर मैं ऐसे ईयर वाइज बना के अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, सिर्फ एक ही ईयर का बनाऊंगा ऐसे। इसका मतलब आगे से जब भी ऐसा होगा तो हम टाइम बचाने के लिए एक कॉलम में काम करेंगे, और जब भी अनइक्वल होगा तो ऐसे काम करेंगे। इससे बच्चों को एक बात और समझ में आनी चाहिए कि क्वेश्चन पढ़ के पहले ही आपको प्रिडिक्ट करना होगा, परसीव करना होगा कि अनइक्वल आएंगे या इक्वल आएंगे। अब बच्चे को यह भी प्रॉब्लम्स के सर ये देख के कैसे पता चलेगा? मैंने कहा बिल्कुल पता चलेगा। अगर आपसे क्वेश्चन कहे सेल एवरी ईयर डिफरेंट है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में डिफरेंस है, या डेप्रिसिएशन WDV मेथड है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में तो सेम आता है ना, WDV है तो अलग हो जाएगा। अगर कोई भी कंपोनेंट अलग हो जाएगा तो फिर CFAT भी अलग हो जाएंगे। अगर सारे कंपोनेंट सेम है तो फिर CFAT भी सेम होंगे। ठीक है, अब हमने दो बातें सीख ली कि कब हमने ऐसे ईयर वाइज बनाना है और कब हमने सिर्फ एक ही कॉलम में बनाना है। ठीक है सर, यहां तक हमने बात सीख ली, आगे बढ़ते हैं। अब हम अपने लास्ट पार्ट के ऊपर आएंगे, और हमारा लास्ट पार्ट था सर टर्मिनल कैश फ्लो। टर्मिनल कैश फ्लो क्या होता है? तो टर्मिनल कैश फ्लो होता है कैश फ्लो एट द
एंड ऑफ द प्रोजेक्ट। आपका प्रोजेक्ट 0 पीरियड से स्टार्ट हुआ, 1 2 3 4 ऐसे उसका एक nth ईयर था। हमने ये जो क्वेश्चन बनाया इसमें कितने ईयर्स थे? 5 ईयर्स थे। 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5th ईयर। 5th ईयर में आपको ये मिलेगा 1,52,500। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये 152,500 आपको कब मिलेगा? ये मिलेगा एट द एंड ऑफ 5th ईयर। तो एंड ऑफ 5th ईयर में आपके प्रोजेक्ट की लाइफ खत्म हो रही है, और जब प्रोजेक्ट की लाइफ खत्म होगी तो इसके साथ साथ आपको एक और कैश मिलेगा विच इज नोन एज टर्मिनल कैश फ्लो। इसका मतलब सभी बच्चे ये बात मेरी तरफ से नोट कर सकते हैं कि जो लास्ट ईयर होता है प्रोजेक्ट का, उसमें 2 बार कैश फ्लो मिलता है। एक बार कौन सा? CF80, और एक बार कौन सा? टर्मिनल वाला। ठीक है। नाउ टर्मिनल ईयर में क्या मिलेगा? तो आपने जो कॉस्ट ऑफ द मशीन लगाई थी और इंस्टॉलेशन लगाई थी, इन दोनों के बदले में आपको मिलेगी स्क्रैप वैल्यू। एक तो मिलेगी स्क्रैप वैल्यू। एडिशनल वर्किंग कैपिटल, देखो मशीन धीरे धीरे डेप्रिशिएट हो जाती है, लेकिन वर्किंग कैपिटल कभी डेप्रिशिएट नहीं होती, इसलिए वर्किंग कैपिटल पूरी की पूरी आएगी, प्लस वर्किंग कैपिटल फुल अमाउंट। जितना भी पूरी लाइफ के अंदर आपने वर्किंग कैपिटल लगाई होंगी, भले अलग अलग समय पर लगाई होंगी, एंड में जाके ये सारी की सारी आपको वापस मिलेंगी। ठीक है सर। उसके बाद में अगर आपने जो अपनी मशीन एंड में बेची है, उसको बेचते हुए अगर आपको प्रॉफिट हो गया तो उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा, और अगर लॉस हो गया तो उसका टैक्स आपका सेव हो जाएगा। तो एक बार इसमें से क्या करूंगा? माइनस टैक्स, माइनस टैक्स ऑन गेन ऑन सेल ऑफ एसेट। अगर ये स्क्रैप वैल्यू आपकी बुक वैल्यू से ज्यादा पे सेल हुई तो उस प्रॉफिट के ऊपर टैक्स लगेगा, और अगर लॉस हो गया तो उसे ऐड कर दोगे, तो टैक्स ऑन लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। नाउ एग्जाम्पल नंबर 3.1 ने तो सीधी सीधी बात की कि प्लांट की स्क्रैप वैल्यू नील है, तो यहां पर टर्मिनल कैश फ्लो नील हो गया। दूसरे केस में स्क्रैप वैल्यू है 30,000, तो हमारा टर्मिनल कैश फ्लो कितना हो गया? 30,000। चलिए, अब क्या है कि हमारे पास अब और समय नहीं है, तो आप अभी इसको नोट कर लीजिए, और हम फिर नेक्स्ट क्लास में इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे, और फिर इससे आगे की बातें भी आपके साथ करेंगे। ठीक है, चलिए आज इतना ही। ओके, टाटा, बाय बाय, सी यू।